हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेनिशिया क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज का जो चैप्टर है उसमें मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में 3 से 4 शासक आते हैं, जो विदेशी शासन भी इसमें आ जाते हैं, जैसे शक हुआ, आपका कुषाण हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये तो याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले कौन आया, तो यूनानी आए, फिर सेकंड नंबर पे शक आए और पल्लव आए, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कुषाण शासक आते हैं। ठीक है, तो ये विदेशी कुछ राज्य हैं जो कि पढ़ते हैं, शासक जो आते हैं भारत में। ये क्रम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो रुद्रदामन है, इसने जो अभिलेख लिखा है, खुदवाया है, सबसे बड़ा अभिलेख संस्कृत का अगर देखें तो उससे बहुत जानकारी मिलता है इन विदेशी राज्यों के बारे में। तो ये शक शासक था रुद्ररामन। ठीक है, रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्ररामन कब से कब तक रहता है, तो 130 ईस्वी से लेकर के यहाँ पे 150 ईस्वी तक ये रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख है, किसका जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का है, ये याद कीजिएगा। गुजरात के गिरनार पर्वत पर ये प्राप्त होता है, ब्राह्मी लिपि में उत्कृत है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। आप सोचिए, विदेशी होने के बावजूद भी संस्कृत में अगर देखें तो सबसे बड़ा अभिलेख इसी का प्राप्त होता है, और इसमें प्राकृत भाषा भी लिखी हुई है। ठीक है, तो अभिलेख तथा प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा में प्राप्त अभिलेख, सबसे पुराना अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली है, और यहाँ पे विजयों, शासन और जो जहाँ-जहाँ विजय मिला, इनको व्यक्तित्व आदि का यहाँ पे सुंदर प्रकाश डाला गया है इसमें। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित करना। तो सुदर्शन झील का इसी अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, जीर्णोद्धार कराया था इसका, इसको याद रखिएगा। और सुदर्शन झील के बारे में अगर पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण कराया था। ये पूरा हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट शासक आते हैं कुषाण शासक। अगर देखते हैं तो कुजूल कडफिसेस, जो कि कुषाण वंश का स्थापना करता है, कुजूल कडफिसेस। और यहाँ पे विम कडफिसेस जो रहता है वो सबसे शक्तिशाली राजा रहता है, जो सोने के सिक्के चलाता है बड़े मात्रा में। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, पहला नंबर की कुषाण शासक में कुजूल कडफिसेस जो रहता है, ये कुषाण वंश की स्थापना करता है। कब से कब तक ये रहता है, तो 45 ईस्वी से लेकर के 85 ईस्वी तक ये रहता है। इसने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार किया। तो पश्चिमोत्तर कहने का मतलब क्या है, गुजरात ले लीजिए, सौराष्ट्र ले लीजिए, तो ये है पश्चिमोत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाइए, राजस्थान का एरिया ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, अधिकार किया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। तो कुजूल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के केवल जारी किए, और इसके सिक्कों पे यहाँ पे दिधत धर्मतित धर्म में स्थित उत्कृट है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम विम कटफिसेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित होती है। अब देखिए यहाँ पे जो है विम कटफिसेस, ये सेकंड नंबर का रहता है, लेकिन यहाँ पे माना जाता है पहले नंबर पे रहते हैं कुजूल कटफिसेस। तो इस तरह से कुषाण शासक, जो कुषाण वंश रहता है, ये एकदम चरम पे जाता है विम कटफिसेस के शासन काल में। विम कटफिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे दोनों के सिक्के चलाए। तो देखिए, जो कुजूल कटफिसेस था उसने तांबे के सिक्के चलाए, जबकि विम कटफिसेस इसने सोने के भी सिक्के चलाए तांबे के साथ साथ। इसके सिक्कों पे त्रिशूल, शिव, नंदी की आकृति इसके सिक्कों पे मिलती है। इससे पता चलता है कि ये लोग शैव धर्म को मानते थे। इसने महेश्वर नामक उपाधि भी धारण की थी। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, महेश्वर नामक उपाधि किसने धारण की थी, कुजूल कड़फिसेस, विम कड़फिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे विम कड़फिसेस ने धारण की थी। जो उत्तर पश्चिम भारत था, उसमें सोने के सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने कराया था। जबकि नियमित अगर पूर्ण रूप से प्रचलित कराने वाले अगर देखें कि नियमित पूर्ण रूप से सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो विम कटफिसेस ने किया। कुषाण शासक में आता है विम कटफिसेस। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबा दोनों के ही सिक्के व्यापक रूप से यहाँ पे प्रचलित हुए। कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो ये याद रखिएगा। कुषाण शासक जो कनिष्क है, उसके सिक्कों पे बुद्ध का अंकन मिलता है। तो अब यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। जैसे आप स्टार्टिंग में आइए तो कुजूल कट फिशेस रहते हैं, फिर विम कट फिशेस, उनके सिक्कों पे शिव, त्रिशूल, ये सब मिलता है। महेश्वर की उन्होंने उपाधि धारण की थी, तो इससे पता चलता है कि वो शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, शिव के भक्त थे। लेकिन आप अंत में आइएगा, कनिष्क को देखिएगा, तो वो बुद्ध धर्म की तरफ, उनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बौद्ध धर्म की तरफ इनका झुकाव रहता है, जिसमें मथुरा कला पूरा आएगा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा यहाँ पे विकास होता है। महायान शाखा को मानते भी हैं ये। ठीक है, मूर्ति पूरा बनने लगता है। तो कनिष्क जो है, ये इनका झुकाव कहाँ रहता है, बुद्ध की तरफ रहता है, बौद्ध धर्म की तरफ।
अब यहाँ पे यौधेय का प्रमाण, अब देखिए ये पूरा क्या था, कुषाण वंश पूरा पढ़ा हम लोगों ने, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे वही दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से मिलता है। तो यौधेय का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है ये याद रखिएगा। इसका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच में था, जिसके सिक्के पे यहाँ पे कार्तिकेय का अंकन मिलता है। तो कार्तिकेय का सिक्का किसके सिक्कों पे अंकन मिलता है, तो यौधेय के शासकों पे के सिक्कों पे कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी बताई गई है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर के कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। तो मथुरा से लाई गई थी, मथुरा कला उसी के नाम पे मथुरा कला पड़ता है, मथुरा में ही बनता था मूर्ति, ठीक है। कनिष्क के यहाँ पे रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम के उल्लेख मिलता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, रबतक अभिलेख किसके ने खुदवाया था, किसका है? आपको ऑप्शन दे देगा, रुद्रदामन दे देगा, ठीक है, कनिष्क दे देगा, अशोक दे देगा। तो ये रबतक जो अभिलेख है ये कनिष्क का है। 4 शहरों का उल्लेख मिलता है। ये शहर है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। ये 4 शहर जिनका उल्लेख रबतक अभिलेख में मिला है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य यानी कि 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को यहाँ पे 135 विक्रम संवत को, अब देखिए यहाँ पे एक विक्रम संवत है, एक शक संवत है, ठीक है। तो शक संवत याद कीजिएगा, यहाँ पे जो शक संवत है ये कनिष्क के शासन काल में स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका है यहाँ पे 78 ईस्वी में, ये शक संवत है, ठीक है। अगर विक्रम संवत देखेंगे तो वो 57 ईसा पूर्व में आएगा। तो ठीक है, दोनों याद कीजिएगा, एग्जाम में आता है। जैसे 3-4 संवत देता है, शक संवत, गुप्त संवत देता है, एक विक्रम संवत दे देता है। तो तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। 320 में आएंगे आप ईस्वी में तो वो गुप्त संवत आएगा, अभी वो पढ़ेंगे हम लोग। इस प्रकार प्रारंभिक अगर देखें तो ये 78 आता है, तो शक संवत 78 ईस्वी में आता है, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान तिथि में यदि हम देखें तो यहाँ पे के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। कैलेंडर में यहाँ पे 57 को जोड़ दिया जाता है, यानी कि अगर देखें तो हमारा जो कैलेंडर है वो किस पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है। ये याद रखिएगा मोटा मोटा। अब देखिए जो भारतीय पंचांग के अगर अनुसार देखें तो पहला महीना कौन सा होता है, तो चैत्र का महीना, जिसको पहला महीना कहते हैं। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। तो ये किसके नाम है, विक्रम संवत के ही दो अन्य नाम है, कृत संवत और मालव संवत, ये भी याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अश्वघोष के बारे में कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष भी अश्वघोष ही रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सौदरानंद बुद्धचरित तथा यहाँ पे सरित पुत्र प्रकरण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो किनकी रचनाएं हैं, ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। सौदरानंद बुद्धचरित, सरित पुत्र प्रकरण, ठीक है। वसुमित्र भी कनिष्क के यहाँ पे आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चौथे, देखिए यहाँ पे अश्वघोष नहीं, सॉरी, यहाँ पे वसुमित्र थे, ये भी थे, ये भी इनके राज दरबार में थे। वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, अश्वघोष ने नहीं किया था, ठीक है। तो ये राजकवि थे। वसुमित्र जो विद्वान थे इन्होंने अध्यक्षता की थी चतुर्थ बौद्ध संगति की, ये याद रखिएगा। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के राजदरबार में थे। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कनिष्क के राजदरबार में तो अश्वघोष भी थे, नागार्जुन थे, ठीक है, पार्श्व और यहाँ पे चरक थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पे महाभाष्य की रचना की है। महर्षि पतंजलि शुंग कालीन विद्वान थे। तो यहाँ पे पतंजलि किस काल में थे, तो ये शुंग काल में थे, ठीक है। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के अगर साम्राज्य की सीमाएँ देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर के बाहर तक फैली थी। कुषाण वंश कहने का मतलब अफ़गानिस्तान चले जाइए, काबुल चले जाइए, ठीक है? इस वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क था। अब यहाँ पे कुषाण वंश में हम लोगों ने पूरा पढ़ा यहाँ पे, ठीक है? स्टार्टिंग से पढ़ा क किसने-किसने स्थापना किया, कुजुल कड़फिसेस आता है, विम कड़फिसेस आता है। लास्ट में आते हैं कनिष्क। कनिष्क के समय ही बहुत बड़े मतलब लेवल पे, जैसे कि भारत का जो एरिया ले लीजिए तो देखिए अगर विम कटफिशेस का एरिया लेते हैं तो स्टार्टिंग का जो उत्तर पश्चिम एरिया था, फिर उसके बाद धीरे-धीरे विम कटफिशेस के समय में पूरा फैलता है, और अगर हम कनिष्क के समय में आते हैं तो दक्षिण भारत में भी ये फैल जाता है, ठीक है? आ जाता है। तो ये कारण, ये बौद्ध धर्म अपनाना ये भी मुख्य कारण भी रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इस टाइम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। तो इसको अपनाने से बहुत लोग इनसे जुड़े, ठीक है? क्योंकि ये देखिए विदेशी शासक से कनेक्ट तभी लोग कर पाएगा जब आप उनके धर्म या संस्कृति को अपनाएँगे, उनके अनुसार चलेंगे, तभी लोग कनेक्ट कर पाता है। तो ये धीरे-धीरे लोग के अंदर यहाँ पे आई, एक्सेप्टेंस आया और लोगों ने अपनाया। तो कुषाण वंश में अगर सबसे यहाँ पे
महान शासक मानते हैं तो कनिष्क को ही मानते हैं। इनकी जो सीमा है ये उत्तर में चीन से लेकर के, ठीक है? उत्तर में चीन से लेकर के कश्मीर से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत और उत्तरी अफ़गानिस्तान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये पूरा फैला हुआ था। तो बहुत बड़े लेवल पे इनका फैला हुआ था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और यहाँ पे अरिका मेडु में हुई खुदाई से ऐसे बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाण का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ियों और लाल सागर के जलमार्गों से भी होता था। तो इसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली, ठीक है? अब ये जो शैलियाँ हैं, इन शैलियों से क्या होता था, मूर्ति बनती थी, ठीक है? जैसे बुद्ध धर्म का वहाँ पे महायान शाखा का यहाँ पे जो चतुर्थ बौद्ध संगति होता है, वहाँ पे हीनयान और महायान 2 शाखा में डिवाइड हो जाता है। कनिष्क जो थे वो महायान शाखा को मानते थे। तो मथुरा शैली से क्या होता था, बुद्ध की मूर्ति बनने लगी थी, ठीक है? भारतीय और यूनानी आकृति की अब ये जो गांधार शैली है ये किसके मिश्रण से बनी थी? तो भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण से बनी थी गांधार शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षण अगर देखें तो शक थे और कुषाण थे, ठीक है? इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध और इंडो ग्रीक या यहाँ पे ग्रीको रोमन भी कहा गया। तो अब ये जो कला विकास हुआ था गांधार शैली और मथुरा शैली, इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनती थी, अनेक अनेक मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां बनती थी, तो इसे यहाँ पे इंडो ग्रीक और यूनानी बौद्ध भी कहा गया है, ठीक है? गांधार कला में सदैव हरित यहाँ पे स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने में किया जाता था। अफगानिस्तान का यहाँ पे बामियान पहाड़ी को काटकर बनाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए ये प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया और कुषाण काल प्रथम शताब्दी ईस्वी में अगर देखें तो बाल विवाह की प्रथा यहाँ पे प्रारंभ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आया हुआ है कि कुषाण वंश में, कुषाण काल में, ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि कुषाण वंश में बाल विवाह प्रथा प्रचलन में नहीं था या था, ये पूछता है तो बाल विवाह प्रथा यहाँ पे प्रारंभ हो गई थी कुषाण काल में, ठीक है? स्त्रियों में जो उपनयन संस्कार, इसके पहले स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन कुषाण वंश में उपनयन संस्कार की भी समाप्ति कर दी गई और यहाँ पे इसको खत्म कर दिया गया। बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे बाल विवाह होने लगा, उपनयन संस्कार की समाप्ति हो गई स्त्रियों की, तो क्या हुआ, स्थिति जो स्त्रियों की स्थिति थी वो गिरने लगी, पहले से भी और बदतर हो गई। भारत में यहाँ पे बाह्य आक्रमणों के कालों में सही कालक्रम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। सबसे पहले यूनानी आए थे, यूनानी में अगर देखें तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान आता है, ठीक है? सिकंदर यहाँ पे आता है, फिर सेकंड नंबर पे शक आते हैं और थर्ड नंबर पे कुषाण आते हैं जो कि यहाँ पे पहली शताब्दी ईस्वी। तो कुषाण मतलब यही कुजुलगढ़ फिशेस से लेकर के आप कनिष्क तक आ जाइए। शक में आएंगे तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन का, वो शक में आ जाइए आप पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पूरा याद कर लीजिएगा। यूनानी आते हैं, ठीक है? और उसके बाद शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। ईरानी शासक यहाँ पे डेरियस प्रथम रहता है जिसने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का जो प्रदेश है वो शामिल था। पूर्व की ओर से विस्तार यहाँ पे राजपूताना के रेगिस्तान तक था। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अगर इसको इंडिया का मैप बनाइए, ठीक है? तो इंडिया का जब आप, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ, यहाँ पे बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैप है अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे डेरियस का जो प्रथम शासक, अब यहाँ पे जो डेरियस प्रथम था, इसका शासन सिंधु, तो सिंधु रिवर यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ से इसका शासन फैला हुआ था पूर्व की तरफ अगर विस्तार करें तो ये राजस्थान के पूरा रेगिस्तान तक, तो राजस्थान तक ये फैला हुआ था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका शासन पूरा फैला हुआ था। मिनांडर इसके पुत्र हुए, तो मिनांडर तथा उसके पुत्र जो स्ट्रेटो थे प्रथम ने, उसके सिक्के मथुरा में भी मिले हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते मथुरा उत्तर प्रदेश तक आ गए ये। स्ट्रेटो टू आता है, उसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो ईरानियों ने सबसे पहले जारी किए थे, ठीक है? फिर उसके बाद अभी सातवाहन पढ़ेंगे तो उसमें भी शीशे के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में जारी होते थे, ठीक है? तो स्ट्रेटो जो है, स्ट्रेटो टू रहता है, ये स्ट्रेटो द्वितीय, ये शीशे के सिक्के जारी किए हैं और इस हिंद यवन शासक का जो शासन रहता है वो 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है? तो बहुत लंबा रहता है, 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक इनके शासन काल माने जाते हैं ईरानी के।
और 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की थी। अब यहाँ पे अगर याद कीजिए तो मौर्य वंश हम लोगों ने पढ़ा, तो मौर्य वंश जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग सेनापति था बृहदत्त का, ठीक है? तो बृहदत्त अंतिम जो मौर्य शासक रहता है, अंतिम बृहदत्त, इसका भी नाम याद कीजिएगा। इन्हीं का सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग। इसने क्या किया? इनकी हत्या की और शुंग वंश यानी कि ब्राह्मण वंश की स्थापना हो गई, ठीक है? तो ये 184 ईसा पूर्व में होता है। शुंग राजवंश की स्थापना पुराणों के अनुसार सर देखें तो पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। तो पाणिनि जो थे इनके शासनकाल में थे, राज दरबार में थे, इन्होंने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण इनको बताया। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो अयोध्या के लेख से पता चलता है। पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, शुंग वंश का 9वां शासक भागवत तथा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश, यहाँ पे एनटीआर लकडीस पूरा नाम याद कीजिएगा, एनटीआर लकडीस, ठीक है, का राजदूत हेलियोडोरस रहता है। हेलियोडोरस का नाम याद कीजिए, इस विदिशा के राजा। अब देखिए होता क्या है कि इन्हीं के शासनकाल में हेलियोडोरस आता है, तो ये याद रखिएगा कि शुंग के पुरोहित शुंग के शासनकाल में यहाँ पे आता है, ठीक है। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और उसने विदिशा यानी वेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की थी। तो भागवत धर्म, तो हेलियोडोरस जो था वो किस धर्म से प्रभावित हुआ, किस धर्म को अपनाया था? तो भागवत धर्म को अपनाया था। शुंग वंश का अगर अंतिम राजा देखें तो देवभूति होता है। तो आप मोटा-मोटा याद कीजिएगा कि जो शुंग वंश है, ये मौर्य वंश के बाद ही स्टार्ट होता है। मौर्य वंश 184 ईसा पूर्व तक चलता है। 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो रहता है, वो शुंग वंश की स्थापना कर लेता है, ठीक है? फिर शुंग वंश के ये प्रथम शासक रहते हैं पुष्यमित्र शुंग, और लास्ट जो शासक रहते हैं वो देवभूति रहते हैं, ठीक है? अपने इन्होंने देखिए देवभूति जो ना अमात्य वासुदेव को यहाँ पे खड्यत्रों द्वारा मार दिया जाता है। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वो कर्ण वंश आता है। तो पुष्यमित्र शुंग, शुंग खत्म होता है पूरा वंश, उसके बाद कर्ण वंश आता है। तो कर्ण वंश यहाँ पे आता है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली अगर राज्य माना जाता है तो वो सातवाहनों का माना जाता है दक्षिण भारत में, ठीक है? तो मौर्य वंश सबसे बड़े भाग में फैला हुआ था। उसके बाद अगर कोई बड़ा राज्य आता है, शासक आता है, तो ये आता है सातवाहनों का शासनकाल आता है। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या क्षिप्रक दिया जाता है। तो सिमुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जैसे सिंधुक है, सिंधुक, सिमुक या क्षिप्रक, ये तीनों याद कीजिएगा। इसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके सातवाहन वंश आता है। तो याद कीजिएगा मोटा-मोटा, सबसे पहले मौर्य वंश याद कर लीजिए, ठीक है? मौर्य वंश के बाद यहाँ पे क्या आता है आपका? शुंग वंश आएगा। देखिए यहाँ पे था ना, ये शुंग वंश हम लोगों ने पढ़ा पूरा। शुंग वंश के बाद यहाँ पे कर्ण वंश आता है, ठीक है? कर्ण वंश के बाद आता है आपका यहाँ पे सातवाहन वंश। अब ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। विदेशी में अगर याद किया था तो यूनानी आए सबसे पहले। यूनानी के बाद यहाँ पे आए आपके शक आए। शक के बाद कुषाण आए, ठीक है? पल्लव भी बीच में रहेंगे, पल्लव, शक, कुषाण, ठीक? तो ये याद रखिए। पुराणों में कुल 30 और 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें सबसे लंबी सूची जो है वो मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की सूची मिलती है कि 30 राजाओं ने पूरे सातवाहन वंश में शासन किया है। सातवाहन की वास्तविक राजधानी, प्रतिष्ठान या पैठन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी पूछ लेता है। तो सातवाहन की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये याद रखेगा। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है, ठीक है? इनकी आरंभिक राजधानी कहाँ पे थी? अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का यहाँ पे सातकर्णी की उपाधि धारण। अब देखिए ये जो सातकर्णी प्रथम रहता है, ये सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा रहता है। ये किसका पुत्र रहता है? ये कृष्ण का पुत्र रहता है, उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम, ठीक है? इसके शासनकाल के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख, अब नागनिका का नानाघाट अभिलेख आपसे एग्जाम में पूछेगा, पूछा हुआ भी है कि नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख है ये किस वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है? तो शक दे देगा, सातवाहन दे देगा, कुषाण दे देगा, ठीक है, पल्लव दे देगा। ये सातवाहन वंश के बारे में जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। सातवाहन जो शासक थे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उस विच्छिन्न होते हुए चातुर्य यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। तो यानी जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी, वो खत्म हो रही थी, बिखर रही थी, उसको इसने फिर से स्थापित किया।
अब जो वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को इसने क्या किया, रोका, ठीक है? सम्मिश्रण कहने का मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय यहाँ पे था, ठीक है? जो 4 वर्ण था, पूरा डिवाइड था, इसको ये विच्छिन्न हो रही थी। कहने का मतलब जैसे मौर्य काल में अगर देखेंगे तो वहाँ पे प्रतिकूल और अनुकूल विवाह का प्रचलन था, जिसमें जा होता था, जैसे अनुकूल विवाह होता था, उसमें क्या होता था कि जो पुरुष रहते थे वो ऊँची जाति के रहते थे, महिलाएँ नीची जाति की, या प्रतिकूल में महिलाएँ ऊँची जाति की रहती थी, पुरुष, तो ये ऐसे वहाँ पे प्रचलन था। तो ये जो वंश आता है सातवाहन वंश, तो ये ब्राह्मण वंश रहता है, तो इन्होंने क्या किया, इसमें मिलता है, अभिलेख में पता चलता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो रहता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है, ये अपनी गौतमीपुत्र जो है, गौतमी इनकी माता का नाम रहता है, अपनी माता के नाम पे ये इसको आगे रखते हैं। तो यही शासक सातवाहनों ने सबसे पहले ये प्रथा स्टार्ट की थी कि अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम रखना, ठीक है? तो 4 वर्णों वाली व्यवस्था को भी इन्होंने स्थापित किया था, ये भी याद रखिएगा। एग्ज़ाम में जैसे आ जाता है वर्ण व्यवस्था के रक्षक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था। अब यहाँ पे फिर आते हैं, अगर देखते हैं ये कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक अगर देखें तो महाबेग वाहन रहता है। कलिंग का चेदी वंश शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी में उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है इन शासक के बारे में। पांड्य शासक से उसने यहाँ पे पांड्य शासक की राजधानी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन में भी आया होगा तो वो देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, इसको पूरा पढ़िएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आज अगर कराऊँगी तो कम ही हो पाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगी। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कल इसको पढ़ाती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।